नमस्कार, संस्कृति आईएएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम सभी प्रीवियस ईयर की जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उनको डिस्कस कर रहे थे और इसी सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं अक्टूबर से रिलेटेड जो भी आपकी स्कीम्स हैं, कमेटीज हैं एंड रिपोर्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और आपके यूपीएससी एग्जाम में इससे क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं, यानी कि स्कीम से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रिपोर्ट से भी क्वेश्चन आपके पीसीस वगैरह में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे जातिगत जनगणना की, जो बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा था। बिहार की जातिगत जनगणना हुई थी, इसके पश्चात राजस्थान ने भी बोला था कि वह भी जातिगत जनगणना करवाएगा। तो इसी को समझेंगे एंड देन इसके बाद इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है हम उसको सॉल्व करेंगे। पहले क्या करती थी मैं कि फर्स्ट क्वेश्चन देती थी, इसके बाद हम डिटेल में जानते थे, लेकिन आप में से बहुत बच्चों ने बोला कि मैम थोड़ा सा पैटर्न को चेंज करिए, पहले हमें पूरा न्यूज़ बताइए, इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए आ जाते हैं अपने क्वेश्चन में। पूरा डिटेल में है जातिगत जनगणना, इसको देखेंगे कि ये चर्चा में क्यों रहा है। ये चर्चा में रहा पिछले साल, कारण था कि बिहार जो राज्य सरकार है ये जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर रही थी। ठीक है, इन्होंने ऐसी ये स्टेट गवर्नमेंट थी जिसने जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी किए, इसलिए चर्चा में थी। आगे बात करेंगे अब क्या रही है बिहार की जातिगत गणना। देखिए, धर्म की यदि बात की जाए, धर्मानुसार तो हिंदू यहाँ पर पॉपुलेशन देखी गई है दैट इज 81.9% बिहार में। इसके बाद जो मुस्लिम पॉपुलेशन देखी गई दैट इज 17.4, ईसाई थे आपके 0.0576% बिहार की बात की जा रही है। सिख यहाँ पर थे 0.0113%, बौद्ध यहाँ पर थे 0.0851% एंड जैन थे आपके 0.0096, यानी कि सबसे कम यहाँ पर जैन ही पाए गए हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, सामान्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति। देखिए, यदि पिछड़ा वर्ग की बात की जाए तो सबसे पिछड़ा वर्ग जो यहाँ पर आपको दिखाई देगा दैट इज 27.12%। इसके बाद अति पिछड़ा वर्ग आपको यहाँ ज्यादा देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा यही है दैट इज 36.01%। सामान्य में आपके आ जाते हैं 15.52%। अनुसूचित जाति में आपके कितने आ रहे हैं 19% और अनुसूचित जनजाति में आपके आ रहे हैं 1.68%। तो इसको याद रखिएगा, ये आंकड़े थे जो बिहार ने फाइनली यहाँ पर जारी करके हमें बताए हैं। और कौन कौन थे यहाँ पर ये भी देखा गया कि यादव कितने हैं, ब्राह्मण कितने हैं, राजपूत कितने हैं, कायस्थ, कुर्मी, कुशवाहा, भूमियार, धनुक, सुनार, कुम्हार, मुसहर, बढ़ई, नाई, ये सारा यहाँ पर डेटा दिया गया जातिगत जनगणना के अनुसार। अब देख लेते हैं कि जातिगत जनगणना आखिर क्या है। देखिए, लोगों की जाति, उपजाति और सामाजिक जो आर्थिक स्थिति है उससे जुड़ी जानकारी को ही हम क्या कहते हैं, जातिगत जनगणना कहते हैं। अच्छा, क्या भारत में कभी जातिगत जनगणना नहीं होती थी या पहले पूर्व में हुआ करती थी? देखिए, 1931 तक यदि मैं बात करूं तो ऐसी जनगणना आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इसके बाद सीधा बात करें तो 2011 में जातिगत आपकी जनगणना करवाई गई थी, लेकिन उसके आंकड़े जारी नहीं किए गए क्योंकि वहां पर यह कहा गया था कि जो आंकड़े हैं वो सही नहीं थे, इसलिए जारी नहीं किए गए थे। आगे बात करें तो 1931 तक भारत में जातिगत जनगणना होती थी। 1941 में जनगणना के समय जाति आधारित आंकड़े थे वो लिए गए लेकिन प्रकाशित नहीं किए गए। अब स्वतंत्र भारत में प्रत्येक, ये तो हम बात करें 1931 की, जब भारत स्वतंत्र नहीं था। 1941 में भी भारत स्वतंत्र नहीं था। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, और इसी की बात की जा रही है स्वतंत्र भारत की, कि स्वतंत्र भारत में प्रत्येक जनगणना में केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संबंधित डेटा ही प्रकाशित किया गया और कोई डेटा नहीं लिया गया। अच्छा, क्या कारण क्या था यहाँ पर? धीरे धीरे बात क्या चल रही थी आपकी रिजर्वेशन से रिलेटेड, तब यहाँ पे ये सिर्फ यही दो चीजें प्रकाशित की गई। देखिए, इसमें अन्य जातियों से संबंधित डेटा प्रकाशित नहीं किया गया। आगे बात कर लेते हैं, सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 जब हुई, ठीक, इंग्लिश में बात करें तो सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस 2011। अब इसमें क्या हुआ कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो आपकी सेक 2011 है, इसका आयोजन कराया गया। यहां पर 1931 के बाद सीधा अब कब 2011 में जातिगत आपकी जनगणना हुई थी, लेकिन यहां पर आप देखोगे कि सेक के अंतर्गत प्रत्येक भारतीय परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति तथा उनके जाति समूह के बारे में जानने का प्रयास किया गया था। वर्ष 2015 में जाति का डेटा सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय को सौंप दिया गया, जो यहां पर लिया गया था 2011 में, परंतु सरकार द्वारा इसे सार्वजनिक नहीं किया गया था और इसी की मैं बात कर रही थी। सितंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि जो डेटा थी उसमें कुछ खामियां थी।
उस डेटा में कुछ प्रॉब्लम्स पाई जा रही थी, सही डेटा नहीं था, और यही कारण था कि सैक 2011 के तहत जो भी डेटा उपलब्ध किया गया था, जातिगत डेटा, उसको प्रकाशित नहीं किया गया क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रही थी। हमने ये पढ़ लिया अब जातिगत जनगणना के बारे में। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप खुद से आंसर देने का पहले ट्राई करोगे, और ऑफ कोर्स अब तो आपने पूरा पढ़ लिया है तो आप आसानी से आंसर दे सकते हो। तो क्वेश्चन यहाँ पर जो आपका बन सकता है वो ये है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1931 तक भारत में जातिगत जनगणना होती थी। दूसरा, 1941 की जनगणना के समय जाति आधारित आंकड़े लिए गए लेकिन प्रकाशित नहीं किए गए। सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 के आंकड़े वर्ष 2015 में जारी किए गए। अभी पूछ रहा है इसमें कौन से कथन आपके सही हैं। देखिए, जब भी आप ये वाली लाइन पढ़ते हो ऑलवेज मेक श्योर कि यहाँ पर ये क्या लिखा है इसे हम सही से पढ़े। इट्स सही है या फिर सही नहीं है, ये पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है कि आप पूरा स्टेटमेंट नहीं पढ़ते हो, यू ऑलवेज थिंक कि यहाँ पर सही है ही पूछा जा रहा होगा, और उसमें आपका क्या हो जाता है, कई बार आंसर गलत हो जाता है। तो ऑलवेज मेक श्योर जब भी हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो हमें क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से पहले रीड करना है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन दिया गया है केवल 2, सी ऑप्शन कह रहा है सभी 3, और डी ऑप्शन कह रहा है कोई भी नहीं। चलिए, तो बात करें सबसे पहले 1931 तक भारत में जातिगत जनगणना जो है वो होती थी, ये कहा गया है पहले स्टेटमेंट में हमारा। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है हमारा कि वर्ष 1941 की जनगणना के समय जाति आधारित आंकड़े लिए गए लेकिन प्रकाशित नहीं किए गए। चलिए, तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि सामाजिक, आर्थिक व जातिगत जनगणना 2011 के आंकड़े वर्ष 2015 में जारी किए गए, जबकि ये गलत है स्टेटमेंट, ये जारी नहीं किए गए थे। आपका पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों ही सही हो जाता है, इस अकॉर्डिंग आपका बी जो आंसर है वो राइट होगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इंडेक्स बहुत सारे आते हैं, SDI आता है, GHI आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमेशा, क्योंकि ये इंडेक्स क्या करते हैं, भारत की जो पोजीशन है, जो स्थिति है, कैसे भारत आगे बढ़ रहा है, विकसित विकासशील देश से विकसित कैसे बनेगा, इन सारी चीज़ों के पैमाने को भी सेट करता है, और कैसे डेवलपमेंट हो रहा है भारत, इसके बारे में भी बताता है, ठीक है, कि कैसे डेवलप्ड हो रहा है। तो चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि हाल ही में वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 आपका जारी किया गया था। अच्छा, बात कर लेते हैं अब ये किन पैमानों पर जारी किया जाता है, क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भुखमरी को व्यापक रूप से मापने और उस पर नजर रखने का एक तंत्र है। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, आयरलैंड की कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और साथ ही साथ में जर्मनी की वेल्ट हंगर हाई लाइफ, इन दोनों के आधार पर वार्षिक आपका प्रत्येक वर्ष ये जो डाटा है, ये जो रिपोर्ट है वो पेश की जाती है। तो रिपोर्ट कौन कौन पेश करता है, आयरलैंड एंड जर्मनी, ये दोनों की जो संस्थाएं हैं वो रिपोर्ट पेश करती है। अब GHI जो स्कोर है वो कुछ मापदंडों को देख करके दिया जाता है ऑलवेज, ठीक है, चाहे वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो, चाहे आपका GHI हो, चाहे आपका व्यापार से रिलेटेड कोई इंडेक्स हो, कोई भी इंडेक्स हम निकालेंगे तो उसके कुछ पैमाने होंगे ना, उन्हीं के तौर पर हम निकालेंगे। तो यहाँ पर भी अगेन कुछ पैमाने होते हैं जिस पर ये आपका इंडेक्स निकाला जाता है। और पता है आपसे क्वेश्चन कई बार इनसे क्या पूछते हैं, रैंकिंग कभी बहुत ही मोस्टली ऐसा हो जो पूछ लेंगे, आपसे पैमाने पूछे जाते हैं क्वेश्चन में कि इसके तहत कौन कौन से पैमाने शामिल हैं जहां पर ये जो रैंकिंग है वो निकाली जाती है। तो पैमाने ध्यान से देख लेना। सबसे पहला है अल्प पोषण, ये एक पैमाना होता है इसका कि अपर्याप्त कैलोरी सेवन के साथ आबादी का हिस्सा कितना है उस देश में, ये देखा जाता है। दूसरा होता है चाइल्ड स्टंटिंग। क्या होता है चाइल्ड इंटरेस्टिंग कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों का हिस्सा जिनकी उम्र के अनुपात में उनकी ऊंचाई क्या है, कम है, ये देखा जाता है। दूसरा चाइल्ड वेस्टिंग देखा जाता है। अब इसमें क्या आ जाता है, वेट आ जाता है उनका कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों का वो हिस्सा जिनकी ऊंचाई के अनुपात में उनका वजन कम है। इसके बाद देखा जाता है बाल मृत्यु दर, इंपॉर्टेंट हो जाती है, यानी कि वह बच्चे जो अपना 5वां जन्मदिन नहीं मना पाए, यानी कि 5 साल से पहले ही जिनकी डेथ हो गई, वो डेटा यहाँ पर लिया जाता है। ठीक, तो ये हो गया आपका। चलिए, GHI का जो कुल स्कोर है वो 100 पॉइंट्स में होता है। 100 में से रैंकिंग दी जाती है, टोटल 100 पॉइंट्स होते हैं, जिसके आधार पर किसी देश में भुखमरी की गंभीर स्थिति का निर्धारण किया जाता है। यदि किसी देश का स्कोर 0 है तो उसकी स्थिति अच्छी है,
और अगर किसी देश का स्कोर 100 है तो उसकी स्थिति बेहद खराब है। अब आप सोचोगे कैसे? हम मान लीजिए भुखमरी में हमने देख लिया कि यहाँ पर क्या है, 1000 से ज्यादा बच्चे इस स्थिति में आ रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बताएंगे ना कि हाँ इनको इस क्षेत्र में इतने अंक दिए जा रहे हैं। मान लीजिए कि 10 अंक दे दिए हमने क्योंकि यहाँ पर बच्चे क्या है इस अकॉर्डिंग, तो ऐसे अंक दिए जाते हैं जिसके 0 अंक होते हैं या किसी में भी उस पैमाने पर फिट नहीं बैठता है, यानी कि वहाँ पे हर एक चीज ठीक है, वो सबसे अच्छी कंट्री हम मानते हैं। एंड देन इसके पश्चात जिनकी खराब होती है उनके अकॉर्डिंग रैंकिंग जारी की जाती है। 2015 से भुखमरी के खिलाफ दुनिया भर में प्रगति काफी हद तक रुकी हुई है। विश्व में सर्वाधिक भुखमरी दक्षिण एशिया और अफ्रीका, सहारा मरुस्थल का जो आपका दक्षिण क्षेत्र, आप अफ्रीकी देश देखोगे वहां पर आपको भुखमरी ज्यादा देखने को मिलेगी। दोनों क्षेत्रों के लिए जो GHI स्कोर दिया गया है वो आपका 27.0% दिया गया है। ठीक है, भारत की यदि बात करें तो इस सूचकांक में टोटल आपके कितने 125 देश शामिल हुए थे और उसमें से भारत 111वें स्थान पर था। ये भारत का स्कोर नहीं है, ये भारत का स्थान है। भारत का स्कोर था 28.7। ठीक है, भुखमरी की गंभीरता वाले GHI पैमाने पर भारत को गंभीर श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है और वर्ष 2015 में भारत का जो GHI स्कोर था दैट इज 29.2, थोड़ा बहुत कह सकते हैं 1% सुधार हुआ है। भारत में दुबलेपन यानी कि चाइल्ड वास्टिंग की दर 18.7% है जो विश्व में सबसे ज्यादा है। तो भारत में सबसे ज्यादा क्या चीज देखी गई है दैट इज चाइल्ड वास्टिंग। ठीक है, इसे यह आंकड़ा देश में अल्प पोषण की गंभीर स्थिति को दर्शाता है। इसके अलावा 15 से 24 आयु वर्ग की महिलाओं में एनीमिया की व्यापकता देखी गई है जो कि 58.1% महिलाएं हैं जो भारत में एनीमिया से ग्रसित है। अब बात कर लेंगे हम क्वेश्चन की। विश्व भुखमरी सूचकांक 2023 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रिपोर्ट आयरलैंड की कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी की वेल्ट हंगर हाईलाइफ द्वारा प्रकाशित की जाती है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक भुखमरी दक्षिण एशिया और अफ्रीका यानी कि सहारा मरुस्थल के दक्षिण में है। तीसरा कह रहा है भारत में विश्व में बाल दुबलेपन की दर सर्वाधिक कहां पर है? भारत में है। ठीक है, तो कौन सा कथन आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पर सही है? केवल एक, केवल 2 और 3, 1 और 2 या फिर D1, 2 and 3? यदि इन तीनों की बात की जाए तो ये तीनों ही आपके सही हो जाते हैं। जस्ट अभी देख करके आए हम। इस अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। दैट इज ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट 1, 2 and 3। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब श्रेष्ठ योजना की चर्चा में क्यों है? तो वित्त वर्ष 2023-24 में अब तक श्रेष्ठ योजना के तहत 14.94 करोड़ रुपीस खर्च जो है वो किए जा चुके हैं सरकार के द्वारा। क्या उद्देश्य है, क्यों लाई गई है श्रेष्ठ योजना? जानने वाली बात है, इसको समझेंगे हम। तो यह केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। ठीक है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इसके नोडल मंत्रालय हैं और किसी भी योजना के नोडल मंत्रालय हमेशा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। याद रखिएगा कौन सा है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, उद्देश्य क्या है इस योजना का? कोई भी योजना लाई जाती है उसके उद्देश्य होते हैं, उसके पात्रता मापदंड होते हैं, कैसे वो कार्य करेगी, क्रियान्वयन करेगी, उसके तहत क्या सुविधाएं दी जाएंगी, ये सारी चीजें उसमें शामिल होती हैं। ठीक है, उद्देश्य कि शिक्षा के क्षेत्र में जो वंचित अनुसूचित जाति वाले प्रमुख क्षेत्र हैं वहां पर शैक्षणिक अंतराल को भरना है। ठीक है, वहां तक लोगों तक क्या पहुंचानी है कि उनको शिक्षा मिल सके। साथ ही साथ अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान और समग्र विकास के लिए एक परिवेश सृजित करना है। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि ये टारगेटेड है और किसके लिए टारगेटेड है? अनुसूचित जाति जनजाति के जो क्षेत्र हैं उनके लिए। इसके लिए स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग किया जाएगा, जो आपके NGOs होंगे जो आगे आकर के इसमें कार्य करना चाहेंगे उनको इससे जोड़ा जाएगा। इसके तहत कक्षा 9 से 12वीं तक के अनुसूचित जाति के गरीब और मेधावी विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो बेसिकली इसमें कौन टारगेट है? अनुसूचित जातियां टारगेट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन। श्रेष्ठ योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस योजना के लिए नोडल मंत्रालय है। इसका लक्ष्य शिक्षा के क्षेत्र में वंचित अनुसूचित जाति वाले प्रमुख क्षेत्रों में जो सांस्कृतिक अंतराल है उसको भरना है। तीसरा कह रहा है इसके तहत 9 से 12वीं कक्षा तक के अनुसूचित जाति के जो विद्यार्थी हैं इनको निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान की जाएगी। आपसे पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पर सही है? कितने सही है? बात करूं पहली, सही है। दूसरा आपका लक्ष्य शिक्षा के क्षेत्र में वंचित अनुसूचित जाति वाले क्षेत्रों के शैक्षणिक अंतराल को भरना है, इट्स राइट। इसके बाद ये वाला आपका गलत है क्योंकि यहाँ पे मानव संसाधन विकास मंत्रालय नहीं है। तीसरा आ जाते हैं ये वाला कि इसके तहत
कक्षा 9 से 12वीं तक के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान की जाएगी, ये भी आपका सही है। तो 2 और 3 आपका सही हो जाता है, पहले वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। इस अकॉर्डिंग आपका सही कौन से कथन है, केवल 2 आपके कथन सही हैं, ठीक है, बाकी सभी रॉन्ग हो जाते हैं, केवल 1, केवल 3, कोई भी नहीं, ये तीनों ही गलत है, 2 आपके सही हैं, ठीक है। आ जाते हैं स्पेक्स 2030 पहल क्या है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक वैश्विक पहल है, इसके बारे में हम जानेंगे। यह दृष्टिबाधित और दृष्टिहीनता से जुड़ी समस्याओं को दूर करने पर केंद्रित है और इसका लक्ष्य दृष्टिबाधा और दृष्टिहीनता से जो ग्रस्त लोग हैं उन सभी लोगों की आंखों की देखभाल व उपचार सुनिश्चित करना है, उन तक पहुंच बनानी है। तो अब बात कर लेते हैं स्पेक्स 2030 किस संगठन की पहल है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संगठन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन। राइट आंसर हो जाएगा आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था आपका, सीधा सीधा सा। हिक्की पिक्की जनजाति क्यों है चर्चा में। तो कर्नाटक के हिक्की पिक्की आदिवासी समुदाय के 180 से अधिक सदस्य हिंसा प्रभावित सूडान में फंस गए हैं, इसीलिए आपका चर्चा में रहा है। अच्छा, हिक्की पिक्की जनजाति के बारे में जाने तो ये कर्नाटका की है बेसिकली। तो कर्नाटक की एक अर्ध घुमंतु जनजाति है, यानी कि ये कुछ दिन रहते भी हैं किसी जगह पर, देन वो घुमा करते हैं। घुमंतु भी है, अर्ध घुमंतु इन द सेंस कि कुछ टाइम स्टे करते हैं, कंटिन्यू नहीं चलने लगते हैं, देन उसके बाद वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो ये अर्ध घुमंतु है। हिक्की शब्द का अर्थ पक्षी और पिक्की शब्द का अर्थ शिकारी होता है। इस जनजाति के लोग परंपरागत रूप से क्या करते हैं, पक्षियों को पकड़ते हैं और उनका शिकार करते हैं, भोजन के रूप में उनको खाते हैं। इन्हें मात्र सत्तात्मक समुदाय माना जाता है और इनकी बोलचाल की भाषा वागरी है, ठीक है। ये अपनी देशज और औषधियों के लिए जाने जाते हैं, मेडिसिन के लिए बेसिकली अपने जाने जाते हैं, ठीक। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन, हिक्की पिक्की जनजाति किस राज्य से संबंधित है। केरल, उत्तराखंड, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। चलो आपको पता ही है किससे संबंधित है, ये कर्नाटका से संबंधित है। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे अक्टूबर के जो हमने कंप्लीट किए। इसके बाद हम नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी एक साथ कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।